पिछली क्लास में इलस्ट्रेशंस 1 से 5 दिए थे ना, डाउट्स बाद में लेंगे, पहले एक बार मैं आगे का टॉपिक क्लियर कर दूं। दैट इज अकाउंटिंग ऑफ सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट, ये सब फिनिश हो जाए। उसके बाद में फिर फाइनल अकाउंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस समय आपके इन पांचों इलस्ट्रेशन में यदि कोई डाउट है पहले वो लेके फिर इलस्ट्रेशन 6 से आगे स्टार्ट करेंगे 6 नंबर से, ठीक है। अभी आपके कॉपी में देखो टॉपिक कितने हो गए थे। 18 20 हो गए, देखो चेक करो, ये बेसिक्स ही चल रहे हैं सारे। 19 हो गए। अब जो भी हो अगला नंबर लगा दो आप। वो क्या उसको 20 कर लिया? अच्छा, अब नंबर आपने जो भी लगाया अगला नंबर लगा दो। हाँ, आपको उस दिन मैंने जो लास्ट में एक ट्रायल बैलेंस बनाया था और उसके अंदर बाहर बेड डेट और डिस्काउंट ये सब समझाया। हाँ 19 हुए होंगे, कोई बात। अगला टॉपिक लगा दो आप, जो भी नंबर हो। मैं टॉपिक नंबर नहीं लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं खाली टॉपिक नंबर लिख के छोड़ रहा हूँ। अब टॉपिक नंबर आपका जो भी हो आप अपने हिसाब से लगा दो, जो भी हो, है ना। आप लिखिए अकाउंटिंग ऑफ डेटर्स and creditors. अकाउंटिंग ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आपको सिंस बिगिनिंग बार बार ये कहा जा रहा है, ये टॉपिक आप जो कर रहे हो ना, ये आपकी एक असेट है, इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। स्टूडेंट लाइफ में जब तक रहोगे कोई भी कोर्स कर लो, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, एमकॉम करना है, इवन आपके ये सीएमए, सीए, एमबीए, कहीं ना कहीं फिट होते हैं मामले, प्योर बेसिक से ही। अभी डेटर क्रेडिटर की अकाउंटिंग आज हम लेने जा रहे हैं। सन्डी डेटर अकाउंट से जुड़ी हुई सारी एंट्रीज लगभग 100%, जो कुछ आपके नॉलेज में है वो भी, और जो आपके नॉलेज में शायद ना हो तो वो भी, क्योंकि सन्डी डेटर अकाउंट एज ए स्टूडेंट आपको कई जगह वर्किंग नोट में भी बनाना पड़ेगा और कुछ चैप्टर में सॉल्यूशन पूछ के मांगेगा आपसे, बोलेगा प्रिपेयर सन्डी डेटर अकाउंट इन जनरल लेजर, प्रिपेयर सन्डी क्रेडिटर अकाउंट इन जनरल लेजर। जब हम सेल्फ बैलेंसिंग के चैप्टर में आएंगे तो आपके कोर्स में है सेल्फ बैलेंसिंग का चैप्टर, यही सिलेबस में। पूछना है कुछ? सेल्फ बैलेंसिंग का चैप्टर आप ही लोगों के सिलेबस में है, सीए इंटर में था, फाउंडेशन में भेजा, वहाँ से भी हटा दी। उन लोगों को सेल्फ बैलेंसिंग की नॉलेज ही नहीं है, जो बहुत बड़ा नुकसान है उनका, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग पे सारा बैंकिंग अकाउंटिंग सिस्टम टिका हुआ है। आज दुनिया जहाँ के बैंक प्योरली सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम पे बेस्ड है। जब आप बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे एडवांस्ड अकाउंट्स में, तो वहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन में बैंकिंग कंपनीज के अकाउंटिंग के बेसिक फीचर्स, बैंकिंग कंपनीज के अकाउंटिंग की मुख्य विशेषताएं, उसमें एक टॉपिक आएगा ही कि बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग का बुककीपिंग सिस्टम प्योरली सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम पे बेस्ड है। और सेल्फ बैलेंसिंग का ही एक नज़ारा आप पाओगे कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में एक चैप्टर आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, उसमें आएगा इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। हो गया आगे? इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, है ना। उसमें आप मेन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना के बाकी अकाउंट, उसमें कंट्रोल अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट बनते हैं। बैंकों में भी यही सीन है, बैंकों में भी कंट्रोल अकाउंट बनते हैं लाइन लगा के, और कभी बैंक ऑडिट करने का मौका मिल गया तो आपका ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के बिना बैंक ऑडिट करोगे दिक्कत आती है। अभी इस समय हम लोग डेटर्स क्रेडिटर्स के बेसिक अकाउंट पे जा रहे हैं, हमको सेल्फ बैलेंसिंग अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब हम सेल्फ बैलेंसिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, आपके फाइनल अकाउंट में डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनेंगे, एनपीओ में बनेंगे, 3-4 चैप्टर में तो पक्के बनेंगे। उस समय आप आज जो हम ये टॉपिक ले रहे हैं डेटर क्रेडिटर, और अभी इसके बाद बीआरबीपी, बहुत काम आएगा। फिर उस समय मुझे बार बार आपको बताने समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी पहली बात, सन्डी डेटर्स का रिलेशन होता है क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री।
और जिस किसी बिजनेस में उधार बिक्री है वहाँ सन्डी क्रेडिटर या सन्डी परचेज है तो क्रेडिटर, उधार परचेज, उधार सेल्स, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेटर। यदि कोई बिजनेस प्योरली केस सिस्टम पे है, वहाँ पे उधार बिक्री होती ही नहीं है, तो वहाँ फिर सन्डी डेटर अकाउंट ही नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल इज सिनेमा थिएटर। सोचो, क्या सिनेमा कभी हम गए हो मूवी देखने और वहाँ काउंटर पे जाके टिकट तो ले ली, उनको कह दिया भाई साहब नाम लिख लो, अते पते लिख लो, मोबाइल नंबर ईमेल लिख लो, मैं बाद में दे दूंगा। वो बोले साहब हमारे यहाँ उधारी नहीं होती, हमारे यहाँ तो टिकट खरीदो, कैश दो और अंदर जाओ, हमारे यहाँ सन्डी डेटर अकाउंट ही नहीं होती, हम तो सारा बिजनेस कैश में करते हैं। हालांकि उनके सन्डी क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि वो लोग अपना जो जहाँ से मूवी राइट्स खरीदते हैं उनके पैसे ड्यूज होते हैं, बाजार से कोई मटेरियल खरीदते हैं कुछ भी, उनके पैसे बकाया। क्रेडिटर वहाँ जरूर होते होंगे, डेटर नहीं होते वहाँ, क्योंकि वहाँ उधार बिक्री नहीं है, क्रेडिट सेल होती नहीं है सिनेमा थिएटर में। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया आपको केवल, ऐसे और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सन्डी डेटर अकाउंट ही नहीं होते। बट अभी हम यहाँ पे जब एनपीओ या प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या इनकम्प्लीट या फिर सेल बैलेंसिंग के चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ सन्डी डेटर अकाउंट होगा ही होगा। और कहा जाए तो उधार बिक्री के बिना आज के टाइम पे बिजनेस करना लगभग इम्पॉसिबल है। आज जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब उधारी पे माल देती है। जितने बड़ा बाजार में इतने आपके ये बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, चाहे वो सोल ट्रेडर है, एकांकी व्यापारी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे कंपनी है, और चाहे वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है या रिटेलर है, उधार पे पूरी दुनिया टिकी है। आज इंडिया में बाहर से इतना इंपोर्ट आता है वो भी उधार पे आता है, तो इंडिया से इतना एक्सपोर्ट जाता है वो भी उधार पे जाता है। बाहर के भी लोगों के लेन देन बकाया रहते हैं। इतने कंटेनर रोजाना खाली होते हैं, चाहे एयरपोर्ट पे चाहे पोर्ट पे, बंदरगाह, और वहाँ इतने बड़े बड़े कंटेनर शिप के शिप भर के आते हैं, हवाई जहाज के हवाई जहाज, कार्गो एयरक्राफ्ट भर के आते हैं, और अच्छा खासा उधारी पे पूरी दुनिया चलती है। अल्टीमेट क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज दुनिया की रीत बन चुकी है। तो इसलिए हमें डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीखना है और छोटी छोटी एंट्रियाँ ढंग से समझनी है, उधार माल बेचने से लेके और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस करने तक, और ओपनिंग बैलेंस से भी शुरू करके। तो अभी हम खाली सीधा लेजर अकाउंट बना रहे हैं। जनरल एंट्री में लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन जनरल एंट्री आप सब लोग बोलेंगे और बोल के बताएंगे। जहाँ तक नॉलेज में है, हर किसी को अपने हिसाब से जनरल एंट्री आती है तो बताएंगे सर मुझे आती है एंट्री। एंट्री ये होगी, लेजर पोस्टिंग हम कर देंगे। तो पहले बनाइए सन्डी डेटर अकाउंट। सन्डी डेटर्स अकाउंट। टॉपिक का हेडिंग नहीं लगाया तो अभी भी लगा दो। ये रहा टॉपिक नंबर, मैंने नहीं लिखा, आप अपने हिसाब से लिख लो। आप सबके आगे पीछे हो गए, जो नंबर लगाना लगा दो, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अकाउंटिंग ऑफ सन्डी डेटर क्रेडिटर। अब पहले बनाइए सन्डी डेटर्स अकाउंट, और हम यहाँ कोई डेट वेट का कॉलम नहीं बना रहे, खाली पर्टिकुलर अमाउंट, और पर्टिकुलर के कॉलम की साइज ज़्यादा रखना, अमाउंट के कॉलम में तो ज़्यादा नहीं, हमें क्रॉस मार्किंग करनी है। अभी हम यहाँ पे अमाउंट में कोई फिगर लिखने वाले नहीं है, बस खाली पर्टिकुलर अमाउंट। आप 10-12 लाइन तो मान के चलो, 10 लाइंस का तो मार्जिन ले ही लो, क्योंकि बहुत कुछ एंट्रीज कवर करने वाले हैं हम। सन्डी डेटर अकाउंट फुल लेंथ में बनाएंगे, उसके आगे आप कह दोगे सर अब तो कोई ट्रांजैक्शन बचा ही नहीं, अब तो मोटे तौर पे सब आ गए। ऐसे ट्रांजैक्शन भी लेंगे जो आपने आज तक कभी सुने पढ़े ही नहीं होंगे, सोचे ही नहीं होंगे, वो ट्रांजैक्शन भी आएंगे अभी। सन्डी डेटर अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, बस कोई डेट वेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात तय मान के चलो, ये अकाउंट लेजर अकाउंट है, साल के शुरू से पहले दिन से स्टार्ट होता है, डे 1 से। 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल, 1 जनवरी है तो जनवरी, बिजनेस का जो ईयर स्टार्ट है वहाँ से शुरू होता है ये लेजर अकाउंट। और ये असेट का अकाउंट, साल भर ट्रांजेक्शन होते हैं। फिर वही बात आ जाती है, स्टूडेंट लाइफ और रियल लाइफ।
अभी मैं यदि मान लीजिए कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आप सारे होलसेलर्स हैं, आप मुझसे डीलर प्राइस पे माल लेके आगे रिटेल में बेचते हैं, तो मेरी बुक्स में आप लोगों की फर्म्स के अलग अलग अकाउंट खुले हुए होंगे बाय नेम। मेरी बुक्स में ये अकाउंट नहीं होगा, ये तो मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा सन्डी डेटर, और वहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा लिस्ट, एनक्लोजर, एनेक्शर, शेड्यूल, सो एंड सो। बैलेंस शीट में हम सन्डी डेटर लिख के उसके ब्रैकेट में उसका शेड्यूल नंबर, एनेक्शर नंबर, शुद्ध हिंदी में अनुसूची संख्या, और वो पीछे लिस्ट बनती है पूरी डेटा से। आज आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, P&L पढ़ोगे तो आपको फ्रंट में तो बैलेंस शीट नजर आएगी बिल्कुल शॉर्ट एंड समराइज, और उसके जितने नोट्स हैं, जितने शेड्यूल्स हैं, जितने एनेक्शर्स हैं, अनुसूचियाँ, लिस्टें हैं, वो सारी पीछे मिलेगी, जिनको कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। और उसमें सारी असेट्स का डिटेल, फिक्स असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सारे डेटर्स क्रेडिटर्स की डिटेल, वो सब लिस्ट में जाती है। ठीक है, अब इस डेटर अकाउंट में स्टार्ट की बात आती है, पहले शुरुआत कैसे करना चाहिए। सन्डी डेटर से पैसा पिछले साल का लेना रह जाता है या देना रह जाता है? तो लेना रह गया तो हमारे लिए असेट या लायबिलिटी? बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? देखो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, अभी इतना लिख दें, शॉर्ट में लिख दें, ओपनिंग का OP डॉट, बैलेंस का BAL डॉट, शॉर्ट फॉर्म लिख दें, हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें, नॉर्मली हर कोई स्टूडेंट यही बोलेगा सर सन्डी डेटर का बैलेंस तो DR ही होता है, लेना रह जाता है, असेट है हमारी, टू बैलेंस ब्रोट डाउन से शुरू होता है, बाई बैलेंस से बंद होगा। ये बात मान के चलो, कोई भी असेट का अकाउंट, चाहे कैश अकाउंट है, चाहे बैंक अकाउंट, डेटर है या फिर BR, या चाहे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, ऑब्वियस सी बात है, तो सीधी सी सिंपल थ्योरी है कॉमर्स के बच्चे के लिए कि सर असेट का तो कोई भी अकाउंट यदि मैं शुरू करूंगा तो टू बैलेंस ही करूंगा ना। लेकिन ये जो अकाउंट है, स्पेशली इसकी बात कर रहे हैं डेटर क्रेडिटर में, ओपनिंग बैलेंस मेनली डेबिट ही होता है, आपको लेना ही रह जाता है। लेकिन एक अपवाद है कि ये डेटर अकाउंट किसी एक जने का नहीं है, अनेक लोग हैं इसमें। आज आप मेरे यदि 100 कस्टमर हो तो मैं 100 कस्टमर का एक अकाउंट बना रहा हूँ कंसोलिडेटेड एग्रीगेट मैनर में। मेरे 100 में से 95 कस्टमर का बैलेंस तो लेना रह गया, 5 को मुझे देना भी पड़ सकता है, उनका बैलेंस मेरे लिए CR भी हो सकता है। क्यों जी, क्या कारण है? एडवांस। बाजार में प्रथा चलती है, ट्रेंड चलती है, किसी आइटम की मोनोपोली होती है और सप्लाई कम होती है और माल आती है और ख़त्म हो जाता है, तो बेचारे कई सप्लायर, कई जो बायर है वो दुखी हो जाते हैं, सर आप जब जब माल आता है मुझे तो देते नहीं हो, बाकी सबके देते हो। भैया मैं क्या करूँ, तो लेट हो जाता आने में। सर अगली बार मुझे दोगे, ऐसे मैं याद रखूँगा तुझे। सर ऐसा करो, मेरे आप ₹1,00,000 एडवांस रख लो, अब जब भी माल आएगा पहले मेरा माल साइड में रखोगे आप, बाकियों को बाद में दोगे, मेरे से एडवांस ले लो आप। ऐसा भी सिस्टम रियल लाइफ में होता है, असलियत में होता है। और यदि किसी डेटर के आपके पास एडवांस आए पड़े और अभी सप्लाई आपने दी नहीं है उसको, तो आपके पास पराई अमानत है वो। कल को यदि उसके साथ आपकी कोई अनबन हो गई, डील कैंसिल हो गई, सामने वाले कहते सर मेरे एडवांस वापस लौटा दो, मुझे नहीं लेना आपसे माल, यू हैव टू रिफंड इट, वो बैलेंस लायबिलिटी है और उसको कॉन्ट्रा बैलेंस कहते हैं। मेन बैलेंस ये होता है। आज यदि आप सब में से 95% लोगों का बैलेंस मेरा मेन है 20 लाख रुपए डेबिट, मुझे आप लोगों से 20 लाख रुपए लेने हैं ज़्यादातर से, लेकिन आप में से 3, 4, 5 जने ऐसे भी है 5% जिनके मेरे पास में 2 लाख रुपए एडवांस भी जमा है, दैट इज़ बाई बैलेंस ब्रोक डाउन। ऐसा संभव है, हम ऐसी फालतू बात नहीं कर रहे हैं। उस चैप्टर में जब हम जाएंगे सेल बैलेंसिंग में, हर क्वेश्चन में 2 बैलेंस होंगे, 2 ओपनिंग 2 क्लोजिंग, और एक्स बनेगा यूँ, क्रॉस एक्स। अभी ये मेन बैलेंस आपने टू बैलेंस लिखा है ना, DR बैलेंस, तो क्लोज कैसे होगा ये? एंड में बाई बैलेंस। और जो कॉन्ट्रा बैलेंस शुरू होगा लायबिलिटी बाई बैलेंस, तो क्लोज होगा ऐसे क्रॉस एक्स बनेगा। तो अभी बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, इसीलिए आपसे कहा ना हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं यहाँ। अब चाहे किसी चैप्टर में नहीं होगा, किसी में होगा, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। अब आप कहोगे साहब ओपनिंग बैलेंस तो ये भी है, ओपनिंग वो भी है, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस DR,
वो ओपनिंग बैलेंस CR, और दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस मेन, और ये ओपनिंग बैलेंस होता है कॉन्ट्रा। व्हाट इज कॉन्ट्रा मीन्स? शुद्ध हिंदी में कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है? विपरीत। विपरीत को कॉन्ट्रा बोलते हैं, अपोजिट, अपोजिट साइड का बैलेंस। अब आप कैश बुक बनाते हो तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करते हो। बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट में टू कैश, ब्रैकेट में कॉन्ट्रा, सी अपोजिट साइड। उधर गए बाई बैंक, सी अपोजिट साइड। दोनों तरफ देखो, कॉन्ट्रा साइड में देखो, विपरीत साइड, अपोजिट साइड में देखना कॉन्ट्रा कहलाता है, सी कॉन्ट्रा। हम लोग खाली कॉन्ट्रा लिखते हैं, उसका पूरा नाम होता है सी कॉन्ट्रा, SEE। विपरीत साइड में देखिए, इसकी एंट्री उधर भी है, उधर जाओ तो इधर भी है, दोनों आमने सामने हैं। इसको सी कॉन्ट्रा बोलते हैं, लेकिन हम लोग खाली कॉन्ट्रा सी लिख के छोड़ देते हैं, बस खाली कॉन्ट्रा का सी, पूरा नाम होता है सी कॉन्ट्रा, सी एच पर कॉन्ट्रा। विपरीत साइड में देखिए हैं, ये एक्चुअली क्या है ना, हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में आ गए ना, हम खाली इतना सा ब्रैकेट में लिख देते हैं सी, बस। अब समझने वाले समझते हैं साहब इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होता है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है सी एच पर कॉन्ट्रा, SEE, पूरा ऐसे लिखा जाता है, सी एच पर कॉन्ट्रा। लेकिन हम कभी लिखते ही नहीं है ना ये, क्योंकि सब जगह लोगों ने सिस्टम बना लिया, इतना लंबा कौन लिखे, खाली सी लिख दो बस। बट पूरा मीनिंग होता है उसका सी एच पर कॉन्ट्रा। विपरीत साइड में देखिए, अपोजिट साइड में, कॉन्ट्रा का डिक्शनरी मीनिंग होता है अपोजिट साइड। खैर, अभी हाल फिलहाल आपके दो बैलेंस हो गए, इसको कुछ लोग कॉन्ट्रा बैलेंस भी कहते हैं, इसको मेन बैलेंस कहते हैं, मुख्य बैलेंस, और वो विपरीत बैलेंस, वरना डेटर का कभी CR बैलेंस होता नहीं है, अपवादजनक, एक्सेप्शनल कॉन्ट्रा बैलेंस हो सकता है। और या कुछ लोग इसको DR बैलेंस, उसको CR बैलेंस। अब जब क्लोज होगा तो वो उधर आएगा DR बैलेंस, इधर आएगा CR बैलेंस, क्योंकि जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है बैलेंस तो वो कहलाता है ना। अब ये तो हुई शुरुआत, ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये नहीं होगा, यही होगा। अब जरा एक एक एंट्री बोले जाओ, लिखते जाओ। सन्डी डेटर्स को उधार माल बेचने की एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कौन सी सेल्स? तो अभी लिखोगे तो टू सेल्स, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिट, टू सेल्स, ब्रैकेट में क्रेडिट। ये खाली रेफरेंस के चलते हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट, उधार माल बेचा, और ये साल भर की टोटल अमाउंट आती है, क्योंकि हम साल भर का अकाउंट ही एक साथ बनाते हैं। हम लोग अकाउंटिंग को एग्रीगेट मैनर में पढ़ते हैं, कंसोलिडेटेड मैनर में। रियल लाइफ में यदि बात करो तो हर बंदे को जब माल बेचते हो, जब हर बार एंट्री होती है, हर एक का बिल बनता है अलग से, और हर कस्टमर के अकाउंट में डेली बेसिस पे टू सेल्स साल में सैकड़ों बार होता है। लेकिन हम लोग एग्रीगेट अकाउंट बनाते हैं, ओवरऑल सारे कस्टमर का एक ही अकाउंट, साल भर में सबको उधार माल बेचा, साल भर की बिक्री, ये एग्रीगेट अकाउंटिंग कहलाती है। क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है, कितने खाते खोलोगे क्वेश्चन के अंदर, कल को कहते हैं 40 कस्टमर है तो 40 अकाउंट थोड़ी खोलने बैठेंगे वहाँ, और साल भर के 365 दिन में पता नहीं किसको कितनी बार माल बेचा, संभव नहीं है हमारे लिए। इसलिए हम लोग ग्रॉस अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ऊपरी तौर पे लिपापोती करते हैं। असलियत में तो जो बेचारा अकाउंटेंट बुक्स रखता है वो तो रोजाना एंट्री करता है। अब साल भर में कुछ कस्टमर से माल वापस भी तो लौट के आ सकता है, माल वापस लौट के आने की एंट्री, और सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर्स, और सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम और होता है रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड आता हुआ माल लौट के वापस माल आना, इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न, और सेल्स आउटवर्ड इज, तो अभी तो आप लिख दो बाई सेल्स रिटर्न। और ये इसकी अमाउंट, और अभी तो हम प्राइस पे ज्यादा जोड़ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको ये नॉलेज सबको है। ये जो एंट्री है टू सेल्स चाहे बाई सेल्स रिटर्न, इट्स ए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, वाजिब बात है सेलिंग प्राइस। जब हम ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को बदलना भी पड़ेगा कई बार, क्योंकि वहाँ कई बार स्टॉक नहीं देते आप, क्लोजिंग स्टॉक कितना गायब है, वो निकालने के लिए सेल्स को भी कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा COGS तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल, मार्जिन हटाना, जोड़ना, लगाना, ये आपकी आदत में आ जाएगा धीरे धीरे। और वो जो मार्जिन रेट का एक क्लास लिया था छोटा सा, ध्यान हो, बहुत काम आएगा। उस समय आप यूँ इधर उधर तांग झांग नहीं करोगे, आता है सर मुझे, सब आता है, या तो मुझे याद है टेबल, वो 5% तो मैंने रख लिए,
और इसके अलावा यदि मेरे पास है तो मैं 100 मान के कर लेता हूँ, मैं x मान के भी कर लेता हूँ, और वरना मैं तो MU भी आता है मुझे। अब जरूरी है भाई, ये बोला ना, ये चीज़ें आगे स्पीड देगी आपको, आगे आपकी गाड़ियाँ नहीं रुकेगी बीच बीच। चलो आगे चलो। अब सन्डी डेटर से कलेक्शन आया, पैसा आया, सन्डी डेटर से कलेक्शन आने के क्या क्या साधन हो सकते हैं? कैश भी आ सकता है, और बैंक में तो आजकल नए नए नाम हो रहा है, चेक भी आ सकता है, DD भी आ सकता है, या RTGS या नेफ्ट। बैंक ट्रांसफर होते हैं ना आजकल तो सीधे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इसे ETF कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। EFT भी कहते हैं कुछ लोग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया पूरी दुनिया में, अक्रॉस द कंट्री, क्रॉस बॉर्डर्स, ओवरसीज, विदेश में कहीं से भी आपके सेकंडों में पैसा खाते में आ जाएगा, कोई टाइम नहीं लगता है। आज फॉरेन फंडिंग जितनी भी आती है, सीधा तरह तरह के गेटवे बना रखे हैं RBI ने। कौन से गेटवे से पैसा आ रहा है वो RBI को मालूम है कि देश में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो। RBI ने अपनी पाइपलाइन डाल रखी है बीच में, उस पाइपलाइन से ही पैसा आता है, सीधा नहीं मंगा सकते आप, वरना वो एक तरह से देश के बैलेंस और पेमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा। आज आप विदेश में कोई भुगतान भी करना चाहते हो कि सर मेरा चाइना से माल आता है, मेरे हर महीने 50 लाख का माल आता है, साल में 6 करोड़ चाइना भेजने होते हैं, RBI के गेटवे के थ्रू पेमेंट जाएगा। RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, सर मैं पेमेंट कर दूं क्या बाहर, मैंने माल खरीदा है? ऐसे नहीं होता है। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, हर कंट्री में एक केंद्रीय बैंक होता है, अलग अलग नाम होते हैं कंट्री वाइड। हमारे देश में RBI कहलाता है, US में देखो, अब ये GK है, ये मेरी आदत में है, ये मैं तो बीच बीच में घुमाता हूँ इधर उधर। मतलब US के मेन बैंक का नाम पता नहीं है आपको? फेडरल बैंक नाम नहीं सुना कभी? इट्स अ फेडरल बैंक। हर कंट्री में अलग अलग होता है, कईयों में सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश में सेंट्रल बैंक तो एक अलग बैंक है, नॉर्मल बैंक जो RBI का पार्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कई कंट्री में मेन बैंक RBI की जगह सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ दिस, कई जगह फेडरल बैंक सिस्टम। US में, कनाडा में फेडरल बैंकिंग है, हमारे देश में RBI रिजर्व बैंक है। अलग अलग कंट्री के नाम अलग है, काम वही है। पूरे देश का मॉनेटरी सिस्टम किसकी मुट्ठी में होता है? उस देश के सेंट्रल बैंक के हाथ में। अब चाहे वो सेंट्रल बैंक है, चाहे रिजर्व बैंक है, चाहे फेडरल बैंक। हमारे देश की सारी मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? RBI। अभी 2 दिन पहले रेपो रेट नहीं बढ़ाई थी RBI ने, स्टॉक मार्केट जा रहा था नीचे से नीचे, देश में प्रॉब्लम हो रही थी आपके इकोनॉमी को लेकर, GDP डाउन जा रही थी नीचे, ब्याज की रेट बढ़ा दी RBI ने, 0.5% रेपो रेट बढ़ा दी, दैट इज बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है, इसको इको की भाषा में, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बेसिस पॉइंट कहते हैं। 50 बेसिस पॉइंट RBI ने बढ़ाए, स्टॉक मार्केट उसी दिन 1000 पॉइंट ऊपर हो गया, क्योंकि बैंकों के सेट चमक गए सारे, आधा % ब्याज की रेट एक्स्ट्रा मिलेगी, अब सारे लोन महंगे होंगे, जितनी EMI है वो बढ़ेगी, बैंकों के ठाठ हो गए। इसलिए ये मॉनेटरी सिस्टम सारा देश के कंट्री के RBI के हाथ में होता है। अब हमारे देश में अब यदि पैसा आएगा, कैश तो कैश, चेक तो चेक, बैंक से RTGS, नेफ्ट, या फिर BR भी तो आ सकता है, बिल्स रिसीवेबल, तो 4 एंट्री क्रेडिट में करोगे आप। हम सब कुछ ले रहे हैं अभी, बाई कैश, यदि डेटर से कैश कलेक्शन आया, बाई बैंक। अब बैंक में जितने आप सोच सकते हो बैंक से पैसा आने के तौर तरीके, DD है, डिमांड ड्राफ्ट है, RTGS है, नेफ्ट है, चेक है, अकाउंट पे ही चेक है, समथिंग, बाई बिल्स रिसीवेबल। हो गया? क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन आपको देगा, इतना कैश आया, इतना चेक आया, इतना BR आया, बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर कोर्स में आपके 2 बार पढ़ चुके, तीसरी बार हो रहा है अभी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 11th में भी था, बीच में फाउंडेशन में भी आया होगा, अभी वापस है, पहले ही चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब वो अलग बात है कि आपने इसको किस ढंग से, कितना ढंग से पढ़ा, नहीं पढ़ा। हाँ जी, क्या याद नहीं है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंट्रियां याद में कराऊंगा भी नहीं, समझाऊंगा। यहाँ 20-20 में ढांचे बनाएंगे, ये X है, ये Y है, इसने इसको माल बेचा, इसने बिल लिखा, उसने एक्सेप्ट किया, इधर आ गया, इसने एंडोर्स कर दिया, तीसरा बंदा फंस गया, फिर ये बैंक पे चला गया, उसने वहाँ से डिस्काउंटिंग करा, ये सब चीज़ समझनी पड़ती है। ट्रांजैक्शन का जो रूट है ना, वो पूरा मैपिंग होगा। चलो अभी तो एक बात बताओ,
कैश आ गया, बैंक आ गया, बीआर आ गया, आगे और डेटर से पैसे आने का और क्या अरेंजमेंट हो सकता है? डेटर से पैसा आने का कोई तरीका सोच लो। असेट आ सकती है, यस इट्स पॉसिबल। कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी भी आ सकती है। नॉन कैश पेमेंट, पेमेंट इन काइंड, वस्तु के तौर पे पेमेंट आ सकता है। कोई भी असेट हो सकती है। लिख दो, अभी हमारे लिखने में क्या जाता है, बाई असेट अकाउंट, कोई भी असेट या इन्वेस्टमेंट, कोई सिक्योरिटी भी आ सकती है। कोई डेटर कह दे साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, ऐसा करो मेरे पास में गवर्नमेंट के बॉन्ड पड़े हैं, ले जाओ आप ले आओ, क्या दिक्कत है? यू कैन रिसीव एनी पेमेंट। अब इसके अलावा एक एक्सेप्शनल मामला जो आपकी नॉलेज में अभी तक तो नहीं है, लेकिन सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे तो एक ट्रांजैक्शन आएगा, एक क्वेश्चन। एक टर्म में बोर्ड पे लिख रहा हूं, दिमाग सबको चलाना है, जितना समझ में आता है। What is this? BP endorsed back, BAC के बैक। अब समझो इसको, आप अपना अंदाज लगाओ, मैं तो नहीं बताऊं। वापस आ गया। हमने एंडोर्स किया था किसी को। आप बीआर एंडोर्स करते हो या बीपी एंडोर्स करते हो? एंडोर्स तो बीआर होता है, बीपी को एंडोर्स थोड़ी होता है। और आगे चलो, पूरा फैलाओ इसको, इतना छोटा सा नहीं है। और सोचो, एटलीस्ट ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल तो समझते हो ना, त्रिकोण, तीन पार्टियां तो पक्की है। ट्रायंगल का रेक्टेंगल भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, षटकोण भी हो सकता है। यस, और हाँ हाँ ठीक है, चलते रहो, गाड़ी रोको मत बीच में। देखो इन्होंने कोशिश तो करी एटलीस्ट कि सर हमने किसी को माल बेचा, उसके अगेंस्ट में हमारे बीआर आया, हमने उसको किसी और को परचेज के बदले दे दिया। और यस, अभी मैं ट्रायंगल बना रहा हूं बोर्ड पे, ढंग से देखना, बनेगा तो सुनो इधर, एक्स ने वाई को माल बेचा, सेल्स ₹1 लाख। अब इस पूरे क्वेश्चन के ट्रांजैक्शन में 1 लाख की लूंगा, अमाउंट चेंज नहीं करूंगा। और एरो पे ध्यान देना, एरो किधर से किधर जा रहा है, किसने किसको माल बेचा? एक्स ने वाई से पैसा मांगा, भाई साहब पैसे दो। भाई ने कहा साहब पेमेंट तो नहीं है मेरे पास। आप ऐसा करो, मुझ पर एक बिल लिख दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैं उसको एक्सेप्ट कर देता हूं। आपके लिए वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सुना है कभी? आपके लिए वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, चेक के जैसे। उस कागज की कीमत होगी, जैसे चेक है ना वैसे ही वो होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप मुझ पर बिल लिख दो, मैं बाकायदा उस पर साइन करूंगा, सील ठप्पा लगाऊंगा, मेरी बैंक का एड्रेस लिखूंगा, अकाउंट नंबर लिखूंगा, सब करके आपको थमा दूंगा। अब आप चाहो तो इसको वेट कर लो, मैच्योरिटी पे पैसे ले लेना, चाहो तो किसी आगे थमा दो, किसी उसका पेमेंट कर दो, चाहो तो आप बैंक में जाके डिस्काउंटिंग करा लो। 3 ऑप्शन होते हैं। यदि वाई ने एक्स को बिल साइन करके दे दिया तो एक्स के लिए बन गया ये, वाई के लिए बन गया, यही वन है। वाई ने बीपी एक्सेप्ट करके और एक्स को थमा दिया, एक्स के पास में बीआर है। अब एक्स के पास 3 रास्ते हैं इस बीआर के, या तो वो चाहे तो मैच्योरिटी तक तसल्ली रखे। बाय द वे 2 महीने की मैच्योरिटी है, आज के दिन का ही है, एज ऑन टुडे 3 अक्टूबर, 3 नवंबर, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर तक मिस्टर एक्स के कोई जल्दबाजी नहीं है पैसों, तो अब 3 दिसंबर के बाद वो उसको पेश करेगा, वाई इसका पेमेंट करेगा, 3 दिन वो ग्रेस डेज लेगा, होगा। वाई को, सॉरी एक्स को जल्दबाजी है पैसों की, बैंक में जाके डिस्काउंटिंग करा लो। अब बैंक वाले आपको डिस्काउंट काट के, ब्याज काट के पैसा दे देंगे, आप निकाल लो बैंक से। अब बैंक वाले लेके बैठे रहेंगे 2 महीने तक। 2 महीने बाद में बैंक उस बिल को किसको पेश करेगा? वाई पेमेंट करेगा। और या जल्दी एक्स को नहीं है, जल्दी कोई जेड को है, वो जान खा रहा है इसकी बेचारे की। क्योंकि अब फिर एरो पे ध्यान देना, ये कोई बंदा जेड है,
और इसने माल बेचा था एक्स को, सेल्स। अब फिर मैं कहूंगा एरो पे ध्यान देना, पहला माल किसने किसको बेचा था, और वाई ने क्या इशू कर दिया, वो वाई ने बीपी इशू किया था, और इसके लिए क्या बन गया। अब बाय द वे एक्स ने जेड से माल खरीदा हुआ था 1 लाख, प्राइस 1 लाख ही, और वो जेड इसकी जान खा रहा है, हार्ड परसुएंस, भाई साहब पैसे दो, भाई साहब पैसे दो। मिस्टर एक्स कह रहा है ऐसा कर, मेरे से तो पिंड छूटा, ये बीआर आया पड़ा, ये तू पकड़, और इसी को हम बोलते हैं एंडोर्स। और ये बिल यहां से एंडोर्स होके किसको गया, अब जेड की प्रॉपर्टी बन गया ये बीआर यहां पड़ा है जेड के पास, और जेड भी इसे बीआर ही तो बोलेगा। लेकिन अब एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक वाली बात है, बाय द वे वाई ने जेड को माल बेचा हुआ था, देयर वाज अ सेल्स फ्रॉम वाई टू जेड, जेड इज अ बायर एंड वाई इज अ सेलर, और इधर वाई जेड की जान खा रहा, मेरे को पेमेंट दो। जेड ने कहा ऐसा कर, ये मेरे पास में एक बीआर आया पड़ा है, कहां से आया था, एक्स से, तो ऐसा कर तू ले ले यार, और इसने वाई को थमा दिया। वाई कहेगा हो तेरी, ये तो मेरा ही वाला है, ये तो मैंने ही दिया था, ये तो मैंने एक्स को दिया था, तुम्हारे पास कहां से आया। बोला वो चिंता छोड़, पेमेंट हो गया ना तेरा, बात चुप रहे। अल्टीमेटली अब इसको क्या नाम दोगे आप, अब देखो एंडोर्समेंट ये भी है, लेकिन जेड के लिए क्या एंडोर्समेंट हो रहा है, जेड तो बीआर ही बोलेगा ना। इस पूरे सीन में बीपी किसका था, वाई का, बीपी वाई के पास ही आ गया वापस घूम फिर, एंड दैट इज नोन एज बीपी एंडोर्स बैक। अब जरा सोचो, अभी आपने एंट्री करी थी बाई बीआर, ये बीआर आपको अपने डेटर से मिला, तो आपने एंट्री क्या करी, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इट मींस यूजुअली डेटर से क्या आता है, यूजुअली बीआर ही आता है, अपवादजनक कभी डेटर से बीपी भी तो आ सकता है। कारण सोचो, एक्स ने वाई को माल बेचा, तो एक्स के लिए वाई कौन है, डेटर या क्रेडिटर, एक्स के लिए वाई कौन है, डेटर, वाई के लिए एक्स कौन है, तो आप अपने क्रेडिटर्स को क्या इशू करते हो, इशू करने वाले के लिए तो बीपी होता है भाई। मैंने पूछा आप अपने क्रेडिटर को क्या देते हो, बीपी, और आपका डेटर आपसे क्या पाता है, बीआर, लेकिन आपने इससे माल खरीदा, तो एक्स के लिए जेड कौन है, क्रेडिटर है ही नहीं, तो आपने अपने क्रेडिटर को क्या दे दिया, बीआर एंडोर्स कर दिया। बीआर क्रेडिटर को तो एंडोर्स होता है ना, और बाय द वे जेड के लिए वाई कौन है, क्रेडिटर, बोलो, और वाई के लिए जेड कौन है। अब आपके डेटर से आपके पास क्या आ रहा है, आपका बीपी, हालांकि वो तो क्या बोलेगा मैं क्या एंडोर्स कर रहा हूं, मैं तो बीआर एंडोर्स कर रहा हूं, लेकिन वाई कहेगा भैया तेरे लिए होगा बीआर, इस पे साइन तो मेरी ही है, ये लायबिलिटी तो मेरी है, तो मेरी लायबिलिटी मेरे माथे डाल रहा है कि यू आर गेटिंग बीपी फ्रॉम योर डेटर। अब इधर जेड क्या एंट्री करेगा पता है, क्रेडिटर अकाउंट बीआर टू बीआर, इसके लिए तो बीआर ही है ना। आप अपने क्रेडिटर को बीआर दोगे तो क्या एंट्री करोगे, क्रेडिटर अकाउंट बीआर टू बीआर, लेकिन वाई कहेगा तू मेरे लिए क्या है, डेटर, और मैं तेरे से बीआर नहीं पा रहा हूं, तेरे लिए बीआर होना है, लेकिन मेरा तो बीपी है नहीं, आई एम गेटिंग बीपी फ्रॉम यू। तो इस केस में वाई एंट्री क्या करेगा पता है, बीपी डेबिट टू डेटर्स। और अब इस एंट्री का इंपैक्ट सोचो जरा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, आपके डेटर कम हो गए, लेकिन डेबिट क्या हुआ, आपने जब इशू किया तब क्या एंट्री करी होगी, वाई ने जब जेड एक्स को दिया होगा तब क्या एंट्री करी होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। और यदि ये घूम फिर के आपके पास नहीं आता तो आपको किसी को पेमेंट तो करना पड़ता नहीं इसका, अब आपको पेमेंट नहीं करना, आपका बीपी पेड हो गया। कल को बीपी चुकाते तो क्या एंट्री करते, बीपी टू कैश या बीपी टू बैंक, लेकिन आपने चुकाया नहीं, आपने किससे एडजस्ट कर लिया ये। अब देखो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट, सोचो, देखो ये तो अकाउंटेंसी ऐसी चलती है। बीपीडीआर टू डेटर को दूसरी भाषा में क्या बोलोगे, अरे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट, आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, अब आपको बीपी का पेमेंट किसी को भी, तो आपको डेटर से पैसे भी नहीं आएंगे, अब वो आपकी लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेटल हो गया। अब आपकी एंट्री क्या बनी, बीपी अकाउंट डेबिट टू, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले करी थी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसका मतलब डेटर से खाली बीआर ही नहीं आता है, बीपी आता है, लेकिन वो आपका ही होता है तो बीपी होता है, किसी और का नहीं होता है। अभी जेड के पास ये बीआर किसी और का होता तो आप भी बीआर ही करते। फिर लिखिए बाई बिल्स पेबल,
ब्रैकेट में बीपी एंडोर्स बैक, इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं बीपी एंडोर्स बैक। एग्जाम में आ चुका है एक बार। बीपी एंडोर्स बैक। अब आपके फाउंडेशन में आया नहीं आया हो मुझे नहीं मालूम, नहीं आया, 11th में भी नहीं आया होगा, चलो अब आ जाएगा। हाँ 11th में होता है ये एंडोर्समेंट तो होता है, लेकिन बीपी एंडोर्समेंट जनरली लोग पढ़ाते नहीं और बीआर एंडोर्स पढ़ा के छोड़ देते हैं। कभी ये नहीं पढ़ाते कि हमारा ही दिया हुआ बीपी घूमते फिरते इत्तेफाक की बात है वापस आ सकता है, वो तो हम कभी ध्यान नहीं देते। वरना कोई करेंसी नोट 500 का 2000 का फ़ोटो ले लो और अपने पास में रख लो, और पहले आते जाते पता लगा वही नोट हमारे पास एक दिन वापस आ गया। बहुत मुश्किल है इसका, पॉसिबिलिटी कोई लाखों में एक, करोड़ों में एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आ जाए तो आ जाए, इत्तेफाक तो इत्तेफाक होता है। खैर चलो आगे। अब आप बताओ, यदि करंट ईयर में आपके कुछ डेटर बैड डेट हो गए, डूब गए, डेटर बर्बाद हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा डूब गया, तो बैड डेट की एंट्री कल तक कर ही रहे थे ना हम लोग, क्या एंट्री करोगे बाई बैड डेट्स? ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ, ये वो बैड डेट है जो आपने राइट ऑफ कर दी और वो रियल में डूब गए। लेकिन पिछली क्लास तक याद करो, एंड ऑफ द ईयर हम संडे डेटर का प्रोविजन भी तो बनाते थे, डूबने का बैड डेट का प्रोविजन बनाते थे ना। प्रोविजन की क्या एंट्री होती थी? अच्छा, प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन बना रहे तो प्रोविजन डेबिट होगा। P&L टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन की एंट्री कभी डेटर में कर मत देना गलती से। प्रोविजन की एंट्री डेटर में आ ही नहीं सकती, कोई एंट्री करके दिखा दे। हमने इतनी एंट्रियां पीछे करी, एक भी एंट्री में हमने प्रोविजन टू डेटर या डेटर टू प्रोविजन नहीं किया। प्रोविजन का रिलेशन P&L से होता है, बनाओगे तो P&L टू प्रोविजन, कम करोगे प्रोविजन टू P&L, बैड डेट को चार्ज करोगे प्रोविजन टू बैड डेट। लेकिन प्रोविजन की एंट्री डेटर अकाउंट से कोई करके दिखा दे, प्रोविजन टू डेटर, डेटर टू प्रोविजन, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब आज से रब से आदत डाल लेना, कभी संडे डेटर में प्रोविजन की बनाने की या बिगाड़ने की एंट्री मत कर देना गलती से, वरना बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी कि इसका मतलब आपको अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है। संडे डेटर में प्रोविजन की एंट्री आती ही नहीं, आ ही नहीं सकती। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ो। संडे डेटर को आपने डिस्काउंट अलाउ किया, आपने उनको रिबेट दी, आपने उनको अलाउंस दिया, ठीक है। अब डिस्काउंट कौन सा वाला डिस्काउंट? डिस्काउंट तो बहुत सारे पड़े थे उस दिन। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती ना, कैश डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? अरे डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया यार, अभी करके आए हैं 2 दिन पहले। यस बोलो ना, डिस्काउंट टू डेटर्स बाई डिस्काउंट अलाउ। बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जितना भी डिस्काउंट अलाउ करोगे। चलो, और इसके अलावा डिस्काउंट के अलावा एक टर्म और बोली थी उस दिन मैंने, रिबेट या अलाउंस। संडे डेटर को रिबेट भी तो देती हो। यदि आपने कोई बड़ी क्वांटिटी में माल खरीद लिया कोई डेटर ने, तो एंड ऑफ द ईयर कहेगा सर वो आपने कहा था ना इतने लाख से ऊपर का माल खरीदोगे तो रिबेट दूंगा। मेरी रिबेट कहाँ है? वो रिबेट जो टारगेट बेस्ड होती है, बाई रिबेट अलाउड। और इस रिबेट से कंफ्यूज मत होना, बीआरबीपी की रिबेट अलग होती है, वो प्रीमेच्योर पेमेंट पे होती है कि किसी बीआर का आपने मेच्योरिटी से पहले पेमेंट कर दिया, वो रिबेट अलग है, ये रिबेट अलग है। बाई अलाउंस गिवन, और ये जो अलाउंस हमने लिखा है ये इनकम टैक्स वाले अलाउंस नहीं है। अलाउंस भी एक तरह से डिस्काउंट टाइप ही होता है, बस वो दिया बाद में जाता है।
अब ये 3 आइटम है, डिस्काउंट, रिबेट, अलाउंस, ये तीनों P&L में जाते हैं, तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो गया। अब आपके उधार माल बेचने की एंट्री हो गई, रिटर्न की एंट्री हो गई, बैड डेट की हो गई, डिस्काउंट अलाउंट रिबेट्स की हो गई, BR आपका आ गया, और इसके अलावा आपने BP भी एंडोर्स कर लिया। लेकिन अब ज़रा इस BR के बारे में सोचो, आपके पास सन्डी डेटर से BR आया। अब मैं कुछ डिटेल में जाऊंगा, ढंग से सोच के जवाब देना। ये तो एक ट्रांजैक्शन था, एंडोर्स बैक। ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन में और ले रहा हूँ बीच में अभी। X के पास Y से BR आया, X के लिए BR, Y के लिए BP, है ना। X ने इस BR को अपने पास में रिटेन कर लिया, खुद ही रख लिया, मुझे किसी को नहीं देना, ना मुझे एंडोर्स करना, ना मुझे डिस्काउंटिंग करानी। पड़ा है 2 महीने बाद में ले लूंगा पैसे। मैच्योरिटी पे ये BR X ने Y को पेश किया फॉर पेमेंट, और Y ने पेमेंट भी कर दिया, डिसऑनर नहीं हुआ। अब यदि आपके BR का मैच्योरिटी पे पेमेंट मिल गया तो क्या एंट्री करोगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। तो इसकी एंट्री तो BR अकाउंट में, कैश अकाउंट में जाएगी ना, डेटर अकाउंट में थोड़ी आएगी। लेकिन मैच्योरिटी पे X ने Y को BR प्रेजेंट किया, भाई साहब पेमेंट दो, 2 महीने हो गए, बोले साहब मेरे पास तो नहीं, दैट BR डिसऑनर। अब डिसऑनर के केस में क्या करेगा? X इस BR को वापस Y को लौटाएगा, Y को BR वापस देने की एंट्री Y टू BR। Y कौन है? डेटर। तो इसका मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे टू BR। ये डिसऑनर की एंट्री है। ये अब ये वो बिल है जो X के पास Y से आया और X ने किसी को दिया नहीं, खुद ही रखा अपने पास। और मैच्योरिटी पे यदि Y को आपने इस BR को प्रेजेंट किया और पेमेंट मिल जाता तो कैश और बैंक टू BR, पेमेंट नहीं मिला तो Y टू BR। Y आपका डेटर है, आपने डेटर को वापस BR दे दिया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ जी? चलो छोड़ो, जब X के पास Y से BR आया तब एंट्री क्या करी होगी X ने? अच्छा, BR आ रहा है तो Y टू BR, फिर जाएगा तो क्या एंट्री करोगे? BR अकाउंट डेबिट टू Y, और Y कौन है? डेटर। BR अकाउंट DR टू डेटर। क्या फर्क पड़ा इससे? बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ा? डेटर कम हो गए तो BR बढ़ गया, असेट साइड तो वो की वही रही ना। और डेटर भी करंट असेट और BR भी करंट असेट, वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली आपको एक संतुष्टि हो गई, बंदे में पैसे बाकी थे, मेरे पास BR आया पड़ा है। याद के अलावा आप सेफ हो, यू आर इन सेफ जोन। कल को भाई यदि पेमेंट नहीं करें इस BR का तो कोर्ट में आ जा भैया, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 का केस ठोक दूंगा तेरे को, सीधी धमकी है। 138 बोले तो जेल तैयार है तेरे लिए, सीधा जेल में भेजूंगा। अब चुपचाप पेमेंट दे दे, अब ऐसा कर DD दे, और या कोई RTGS करा, वरना ये डिसऑनर बिल पड़ा मेरे पास, मुझे देर नहीं लगेगी, वकील को 500 रुपये दूंगा, नोटिस आएगा सीधा, और फिर नहीं मानेगा तो सीधा कोर्ट में जाके तेरे को बुला लूंगा। जेल पक्की है, तू बच नहीं सकता जेल में जाने से, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिसऑनर्ड एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो चेक है, चाहे वो बिल है, और चाहे कोई और इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। नॉन बेलेबल, उसकी बेल भी नहीं होती। जमानत सुनते हो, बेल हो गई, बेल भी नहीं होती। यदि एक बार तो मुकेश अंबानी है ना, तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा यदि उसके सिग्नेचर है चेक पे, और यदि बाउंस हो गया और सामने वाले ने ठान ली तेरे को जेल पे, तो बिठाऊंगा एक बार, चाहे तो कितना भी पैसे वाला है, लगा ले जोर जो लगाना है। इतना खतरनाक सेक्शन है, बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है इंस्ट्रूमेंट बाउंस होना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप किसी को एक कोरे पन्ने के ऊपर लिख के दे दो, मैं तेरे को इतने रुपये दूंगा 2 महीने बाद, और वो मना कर दिया, तो उसका कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है, बिकॉज वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो तो आपके आपस का एक कोरा पन्ना है। लेकिन जहां आपने स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया, या कोई चेक किसी को बना के दे दिया और साइन करके दे दिया, अब आप फंस गए।
अब बाउंस करा के दिखा दो। और यदि वो डिसऑनर या बाउंस हो गया और सामने वाले ने ठान ली कि अब मुझे रिलेशन की परवाह नहीं है, भैया आ जा कोर्ट में, और जज टाइम नहीं लगाएगा फैसला सुनाने में, और उसके बाद कोई बेल और नहीं है, जज दो ही ऑप्शन देगा, पैसा देना है तो अभी ब्याज समेत दे दो मेरे सामने, अदरवाइज आप जेल में जाने को तैयार हो जाओ, आपने अपराध तो किया है, इतना बड़ा ऑफेंस है। 6 महीने की भी होती है, साल, वो डिपेंड करता है अमाउंट और ऑफेंस के तहत। कई बार लोग क्या करते हैं, दोबारा लगाते हैं, वो रीलॉजिंग बोलते हैं उसे, फिर भी नहीं हो रहा, तिबारा लगाते हैं, उसके बाद में फिर वो कोर्ट देखता है साहब यहाँ तो प्योरली आपका इंटेंशन ही खराब है। अब वो तो सुनवाई पे डिपेंड करता है कितनी जेल होती है। 6 महीने की तो बहुतों को हुई है, अच्छे अच्छे लोगों को हुई है, और हमारे देश में तो खाली जेल से ही छुटकारा मिल जाता है ना। यूएई में तो उम्र कैद है, यस, हाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाउंस होने पे उम्र कैद है वहाँ तो मर्डर के बराबर माना गया है इसे, किसी का मर्डर कर दो वो सज़ा और चेक बाउंस होने की सज़ा बराबर है, इतना खतरनाक है वहाँ तो लोगों को 1000 बार सोचना पड़ता है चेक इशू करने से पहले कि वो कहीं बाउंस नहीं हो जाए, बस खाते में बैलेंस रखो पूरा, इतना डेंजरस ऑफेंस माना जाता है यूएई में। खैर छोड़ो अभी, अब आप मुझे बताओ, एक्स ने ये बिल खुद रखा, बाद में पेश किया, इट्स ओके, बाउंस हो गया, लेकिन एक्स ने ये बिल किसी जेड को दे दिया, तो जेड को देने की क्या एंट्री करी होगी एक्स ने, और जेड एक्स के लिए कौन है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर ही है ना, और ये आपका डेटर है। मैं खाली एक्स को सेंटर कर रहा हूं अभी, वाई जो है एक्स के लिए डेटर है, जेड उसके लिए क्रेडिटर है, बी आर आया, बी आर टू डेटर, और इसको दिया तो क्रेडिटर टू बी आर। और अब ये जेड ने ये बिल किसको पेश किया, जेड ने ये बिल किसको पेश किया होगा, ऑब्वियस सी बात है जेड तो वाई को ही भेजेगा ना बिल, और वाई ने यदि पेमेंट कर दिया तो ठीक ठाक निपट गया मामला, और कल को वाई ने मना कर दिया तो जेड वाई से झगड़ेगा नहीं, मैं नहीं जानता तुझे, तू कौन है, मेरे पास तो बिल आया था मैंने दिया, तूने पेमेंट नहीं किया ना, वापस ये जेड इस बिल को किसको थमाएगा, और एक्स किसको थमाएगा, तो इसका मतलब एक्स पहले इस बी आर को वापस आने की क्या एंट्री करे, एक्स को बी आर आया जेड से वापस, बी आर टू क्रेडिटर, और आगे देने की एंट्री वाई बोले तो कौन है वाई, डेटर अकाउंट डी आर टू। अब ढंग से सुनना और समझना, अभी बी आर बिल ऑफ एक्सचेंज का भी चैप्टर पेंडिंग है आपका। यदि एक्स के पास वाई से अपने डेटर से बी आर आया था, आज आया 3 अक्टूबर को, तो आज आप क्या एंट्री कर रहे हो जी, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, किन है, आज के 5 दिन बाद 8 अक्टूबर को ये बिल एक्स ने जेड को थमा दिया, 8 अक्टूबर को आज की एंट्री हुई बी आर टू डेटर, और 8 तारीख को क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर टू बी आर, और इस बिल की मैच्योरिटी डेट मान लो एग्जांपल के लिए 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर को बिल भेजा जेड ने वाई को, लौट के आ गया वापस। अब 15 दिसंबर के दिन जेड क्या करेगा, एक्स को देगा, एक्स क्या करेगा, अब एक्स अपने यहां 2 एंट्री करेगा, एक तो किस बात की, जेड से लौट के आने की, और लौट के आएगा तो बी आर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और वापस इसको देने की, मतलब डेटर अकाउंट डी आर टू बी आर। अब 2 एंट्री बनी एक्स की बुक्स में, पहली एंट्री बी आर टू क्रेडिटर, ये तो जेड है ना उसके लिए, दूसरी एंट्री डेटर डेबिट टू बी आर, और ये डेटर कौन है, वाई। देखो एंट्री देखो जल्दी, अरे एक्स 2 एंट्री करेगा ना, एक्स के पास में बी आर किससे आया वापस, जेड क्रेडिटर है ना उसका, और ये वापस किसको देगा, क्योंकि वो तो रद्दी हो गई ना, वो वाई से कहेगा ले तेरा वापस, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो दूसरा इशू कर या चेक दे। अब ये 2 एंट्री हुई, एक जेड से बी आर जाने की एक्स को, और एक एक्स से वाई को जाने की, 2 एंट्री हुई किसकी बुक्स में, और एक्स इन दोनों को नेट करे तो नेट इसलिए कि दोनों एंट्री एक ही दिन हो रही है ना। यदि मैं इसको और इन दोनों को कट ऑफ कर दूं, इसका मतलब यदि एंडोर्स किया हुआ बी आर वापस आ जाता है ना लौट के, तो डेटर को तो डेबिट करो और क्रेडिटर को क्रेडिट करो, क्योंकि दोनों बढ़ गए, आपके डेटर भी बढ़ गए, आपका क्रेडिटर भी बढ़े, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई वापस। लिखो टू क्रेडिटर,
डेटर अकाउंट या टू क्रेडिटर, ब्रैकेट में देखो एंडोर्स बीआर डिसोनर। अब आज और अब से आदत डाल लेना, यदि कोई बीआर आपके पास आया था और आपने क्रेडिटर को दे दिया था तो आने और जाने की एंट्री तो हो गई। आज यदि वो बीआर डिसोनर हो गया तो बीआर अकाउंट का नाम ही यूज मत करो, सीधी एंट्री करो, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वाला डेटर, देने वाला क्रेडिटर। ये बीआर अभी मैंने वापस घुमाया, इधर से उधर गया, उधर गया, तो ये बीआर अल्टीमेटली जेड से किसको आया और एक्स से किसको गया? तो एक्स बोलेगा तू पाने वाला, ये देने वाला, तेरे डेटर का बैलेंस बढ़ा दूंगा, तेरी लायबिलिटी बढ़ा दूंगा, मुझे इसको देने हैं, तेरे से लेने हैं। दैट एंट्री इज डेटर अकाउंट या टू क्रेडिट। हो गया? अब आगे सोचो, यदि मिस्टर एक्स के पास में जेड से बीआर आया था, यदि मिस्टर एक्स के पास वाई से बीआर आया था और उसने बाय द वे किसी जेड को नहीं दिया, इसको क्या बोलते हैं? क्या करवा लिया उसने? डिस्काउंटिंग। और डिस्काउंटिंग करी होगी तो एंट्री क्या करी होगी एक्स ने? यदि ये 1 लाख का बिल है और बैंक वालों ने 2000 पे डिस्काउंट काट के 98 दे दिया आपको, क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट 98,000, डिस्काउंट डेबिट 2000 टू बीआर 1 लाख। तो आपके खाते में 98 आ गया, 2000 का खर्चा हो गया और 1 लाख का बीआर गया। अब वो बीआर अब किसकी प्रॉपर्टी बन गया ये? और बैंक वाले क्या करेंगे? इस बीआर को मैच्योरिटी डेट पे वाई को पेश करेंगे और वाई ने पेमेंट कर दिया तो बैंक को पेमेंट मिल गया और एक्स भी झमेले से बाहर हो गया, वाई ने मना कर दिया, नहीं है मेरे पास पैसे। अब बैंक वाले क्या करेंगे मालूम? वाई से झगड़ा नहीं करेंगे, वो तो एक्स को कहेंगे भाई साहब आपके खाते में हम 1 लाख रुपए वापस डेबिट कर रहे हैं, आपके अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए उड़ा दिया हमने, घटा दिया, ये आपका बिल डिसोनर होके आ गया, आपके अकाउंट में आज 22 लाख का बैलेंस था, 21 रह गया, वो 1 लाख रुपए काट दिया हमने आपके बाउंस के। अब एक्स कहेगा तुमने तो मेरे 1 लाख रुपए उड़ा दिए, मुझे भी तो लेने हैं उससे। अब ये बिल वापस बैंक से किसको जाएगा? एक्स को। एक्स किसको भेजेगा? अब यहाँ अभी हमने डेटर क्रेडिटर लिए थे उसकी जगह ये बैंक, अब तो जेड नहीं है ना, टू बैंक। एक्स के पास बैंक से बीआर वापस आया, बीआर टू बैंक। एक्स ने बीआर वापस किसको दिया? वाई को। वाई या डेटर डेबिट टू बीआर, फिर बीआर कैंसिल। क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो भाई? बैंक को तो घटाना है, कम करना है। डेटर अकाउंट डेबिट टू। अब क्या है कि ये सारी एंट्रियां नॉलेज में होती नहीं होती वो वाली बात। टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर, आपका डिस्काउंट किया हुआ बीआर डिसऑनर हो गया। और इस एंट्री का भी इफेक्ट सोचो जरा, हर एंट्री के पीछे उस पर जाया करो इम्प्लीकेशन क्या हुआ। यदि आपने एंट्री करी डेटर टू बीआर तो इससे डेटर बढ़ गए, सॉरी डेटर टू बैंक, और बैंक कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, डेटर बढ़ गए। ये एंट्री हुई है आपकी बीआर बीपी। अब इसमें ये तीनों एंट्री देखो लगातार, ये क्या एंट्री थी? डेटर अकाउंट डीआर टू बीआर, कहीं की ये कौन सा डिसऑनर था? जो बिल हमारे पास ही पड़ा था, हमने किसी को दिया ही नहीं था, मैच्योरिटी पे हमारा ही डिसऑनर हो गया। ये लिखा टू क्रेडिटर, डेटर टू क्रेडिटर, ये कौन सी एंट्री है? एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ। ये एंट्री करिए डेटर अकाउंट डीआर टू बैंक, डिस्काउंट किया हुआ बिल। तो बिल भी तो 3 तरह के डिसऑनर होते हैं, या तो हमारे पास है वो, या किसी को एंडोर्स किया वो, और या डिस्काउंट किया हुआ। अल्टीमेटली जिम्मेदार तो है हमारे केस, एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा
यदि आपने डेटर को उधार माल बेचा था और बाय द वे सामने वाले का पेमेंट आया नहीं और आपने बिल में लिखा हुआ था 1 महीने की उधार है जी, 1 महीने बाद पेमेंट नहीं आया तो ब्याज चालू हो जाएगा, और बंदे ने 1 महीने से ऊपर लगा दिया, आपने डेटर पे ब्याज चार्ज कर लिया। अब आप किसी पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो आपके लिए इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस? इनकम है, तो क्रेडिट होगी या डेबिट? और किसी से लेनी है या देनी है? लेनी है तो सामने वाले से तो आपको डेटर मानोगे ना। अब डेटर से ब्याज लेना है तो क्या एंट्री होगी? वाई छोड़ो, आप तो डेटर बोलो। देखो टू इंटरेस्ट वो भी होते हैं, वो अभी मैं ले नहीं रहा हूँ, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में लेंगे। ये इंटरेस्ट हो गया। अब खाली अभी एंट्री आपको बता दें, जब इन्होंने बोल ही दिया तो ये ऊपर ही ऊपर अभी हमने एक एंट्री तो करी ही नहीं। जरा ये बताओ ये कहीं की एंट्री थी बाई बैंक? डेटर से या तो चेक आया होगा या डीडी आया होगा या आरटीजीएस आया होगा और या नेफ्ट। अब इन 4 में से 3 में तो कोई डिसऑनर के चांस नहीं है। डीडी आएगा तो डीडी आती है, जमा कराओगे तो डीडी का तो पेमेंट पहले हो चुका होता है बैंक में, वो बाउंस नहीं होता है। आरटीजीएस नेफ्ट तो मनी ट्रांसफर हो गया खाते में, चेक तो बाउंस हो सकता है ना। अब यदि किसी कस्टमर से आपको चेक आया, आपने एंट्री करी बैंक टू डेटर और वो चेक बैंक में लगाया और बैंक वालों का 3 दिन बाद फोन आया, भाई साहब ले जाओ वापस, बेकार है चेक है, तो चेक डिसऑनर और उनकी क्या एंट्री करोगे? जो आया उसका उल्टा कर दो ना। चेक आने की क्या एंट्री करी थी? बैंक डेबिट टू डेटर, और डिसऑनर हो गया तो लिखो टू बैंक। ब्रैकेट में चेक डिसऑनर्ड, चेक को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चेक डिसऑनर्ड। हो गया। अब आप एंट्री देखो तो चेक आने की क्या एंट्री करी थी? वाई छोड़ो, आप बैंक टू डेटर, तो चेक आता तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, डेटर और डिसऑनर हुआ तो डेटर वापस बढ़ गया, बैंक वापस कम हो गया, यही हुआ। और आपको ध्यान हो तो आजकल चेक बाउंस पे बैंक वाले चार्जेस भी तो लेते हैं, और वो बैंक वालों ने आपके अकाउंट में 200, 250, 300, 400 रुपये चार्जेस के ठोक दिए और उसकी इन्फॉर्मेशन भाई साहब आपके खाते में। अब वो कस्टमर कहेगा भाई तेरे चक्कर में मेरे पैसे क्यों भुगतूं मैं? आज आपने कोई चेक मुझे दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर के मेरे बैंक वाले ने मेरे 200 रुपये डेबिट कर दिए, मेरे खाते में 200 रुपये चार्ज हो गए, मैं वो 200 रुपये आपके माथे पटकूंगा, वो बैंक चार्जेस मैं आपसे लूँगा। मैंने मेरे बैंक में पैसे चुकाए तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, अब वो बैंक चार्जेस मैं आपसे वसूलूंगा तो ना, बैंक चार्जेस डेबिट क्यों कर रहे हो? यस, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस। आपके डेटर बढ़ जाएंगे, ये पीएनआर में नहीं जाएंगे। ऐसे ही नोटिंग चार्ज सुना है कभी? अब उसकी पूरी कहानी तो मैं बाद में बताऊंगा, जो किसी की नॉलेज में ही नहीं है कि नोटिंग चार्ज का सिस्टम क्या होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में बात करेंगे, लंबी कहानी है। हाल फिलहाल नोटिंग चार्ज जो जहाँ आपका बीआर डिसऑनर हुआ वो सामने वाला आपसे लेता है और आप लोगे अपने कस्टमर्स। अभी मैंने कहा एक्स के पास वाई से बिल आया और आपने जेड को टिका दिया और वो जेड के पास जाके बाउंस हो गया, तो जेड आपसे नोटिंग चार्जेस लेगा। आप किससे लोगे? वाई से। आपने बैंक से डिस्काउंटिंग करा ली और बैंक वालों ने वाई को बिल भेजा और वाई ने मना कर दिया, बैंक वाले आपसे नोटिंग चार्ज लेंगे और वो नोटिंग चार्ज आप लोगे वाई से। तो जैसे आपने ब्याज लिया है ना उधर से, वैसे नोटिंग चार्ज की एंट्री टू नोटिंग चार्जेस। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगा सब कुछ, टू नोटिंग चार्जेस। हो गया। अब आपके डेटर अकाउंट में देखिए, एंट्री शुरू से देख लेना एक बार। टू बैलेंस ब्रोट डाउन ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कॉन्ट्रा बैलेंस अपोजिट बैलेंस, टू क्रेडिट सेल्स बाई सेल्स रिटर्न,
बाई कैश, बाई बैंक, बाई BR, बाई असेट, बाई इन्वेस्टमेंट, बाई BP एंडोर्स बैक, टू BR डिसोनर, टू क्रेडिटर एंडोर्स BR डिसोनर, टू बैंक डिस्काउंटेड BR डिसोनर, टू इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर, टू बैंक चेक डिसोनर, टू बैंक चार्जेज एंड टू नोटिंग चार्जेज, बाई बैड डेट, बाई डिस्काउंट, बाई रिबेट, बाई अलाउंस। ये आपके संडे डेटर के एंट्री। और जब आपने शुरू किया था तो अकाउंट क्लोज भी तो होगा। इधर ये शुरू किया था टू बैलेंस से, कौन सा बैलेंस था? ओपनिंग बैलेंस भी कौन सा? DR बैलेंस, मेन बैलेंस, मुख्य बैलेंस। अब बंद करोगे तो उल्टा बंद होगा ना उधर, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और ये मेन बैलेंस कहलाता है, मुख्य बैलेंस, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, और वो भी DR। अब कोई कहेगा सर DR बैलेंस है तो उधर क्यों लिख रहे हो? DR तो आपसे कहा था ना क्लोज में उल्टा होता है। जब हम बाई बैलेंस बंद करते हैं तो CR बैलेंस नहीं होता है, वो DR बैलेंस होता है। और यदि हम किसी अकाउंट को टू बैलेंस से बंद करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यस, तो ये क्लोजिंग बैलेंस और ये CR, और इसी को कॉन्ट्रा बैलेंस कहते हैं। इसको कुछ लोग कॉन्ट्रा बैलेंस कहते हैं, कुछ लोग CR बैलेंस कहते हैं, एक ही बात। और ये वो अमाउंट है जो आपको एंड ऑफ द ईयर लौटानी पड़ सकती है, इट्स योर लायबिलिटी। टोटल ये आपके संडे डेटर का पूरा अकाउंट देख लो, हो गया। अब यह इतना डिटेल में हमने लिया है, ये बात अलग है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये 100% काम नहीं आएगा, आधा भी आ जाए तो गनीमत, लेकिन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग काम आएगा, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि सर डेटर अकाउंट मुझे पूरा बनाना आता है। आप एंट्री बोलो, मैं अभी DR CR में एंट्री करता हूँ, या आप ट्रांजेक्शन बोलो, एंट्री में करता हूँ। माल बेचने की, उधार माल बेचना, लौट के आना, बैड डेट की, डिस्काउंट, अलाउंस, रिबेट, BR रिसीव होना, एंडोर्स BR डिसोनर होना, डिस्काउंटेड BR डिसोनर होना, BP एंडोर्स बैक होना, डेटर्स पे ब्याज चार्ज करना, डेटर्स से नोटिंग चार्जेस लेना, डेटर्स से बैंक चार्जेस लेना, चेक डिसोनर होना, चेक आना, DD RTGS आना, सर सारी एंट्री आती है, ये एंट्री हैं। ऐसे हम बनाने जा रहे हैं संडे क्रेडिटर अकाउंट, और उसमें भी ये सारी एंट्री जितनी हो सकती है। तो आपका हेडिंग था अकाउंटिंग ऑफ संडे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इसमें अभी डेटर अकाउंट हुआ है, अब बनाओ संडे क्रेडिटर अकाउंट। हो गया? चलो जी एंट्री से स्टार्ट करो।
पहले ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलते हुए बिजनेस में संडे डेटर कहते के ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ लिख दें ओपनिंग बैलेंस और नीचे लिख दें सीआर। ये मेन बैलेंस, मुख्य बैलेंस। संडे क्रेडिटर को ज़्यादातर देना ही रहता है, लेना नहीं रहता। लेकिन यदि किसी संडे क्रेडिटर को आपने एडवांस दे रखा है तो आपकी असेट है। यदि आज मान लो मैं ये कह दूं कि आप में से किसी को मैंने एडवांस दिया हुआ है माल के पेटे कि मैं बाद में माल ले लूँगा, पैसे पहले ले लो, वो मेरे लिए असेट है, मेरा डीआर बैलेंस। तो संडे क्रेडिटर में टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कॉन्ट्रा बैलेंस। अभी आपके कुछ चैप्टर में काम नहीं आएगा, लेकिन आगे काम आएगा जरूर। ओपनिंग बैलेंस और ये डीआर है, इसको कॉन्ट्रा बैलेंस भी कहते हैं। ये माइनर होता है, वो मेजर होता है। बड़ी रकम ये होती है, मोटी अमाउंट ये होती है, ये छोटी अमाउंट होती है। यदि वो 10 लाख है तो ये कोई 10-20 हज़ार रुपये होंगे, ये कॉन्ट्रा बैलेंस। और ये होना कोई कंपलसरी नहीं है, हो सकता है, वो तो होगा ही होगा कंफर्म। संडे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस तो सीआर ही होगा। अच्छा सॉरी, ये वाला डीआर लिखना था, ठीक है। चलो आगे। अब संडे क्रेडिटर से उधार माल खरीदा, बोलो। संडे क्रेडिटर से उधार माल खरीदा, बाय परचेज। ब्रैकेट में क्रेडिट। क्रेडिट हम खाली हिंट के लिए लिख रहे हैं, वरना तो लिखना जरूरी नहीं होता। वो तो हर कोई जानता है कि क्रेडिटर में जो परचेज होती है वो तो होती ही उधार है, नगद कैसे हो सकती है। हो गया। नेक्स्ट, संडे क्रेडिटर से वो माल हमने वापस लौटा दिया, तो बाई नहीं, टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर कम होते हैं परचेज रिटर्न से, और इसको रिटर्न आउटवर्ड भी तो कहते हैं। और कुछ दूसरी थ्योरी और सुन लो। अभी अभी आपने ये डेटर अकाउंट बनाया था थोड़ी देर पहले। एक सिस्टम सबको मालूम है, संडे डेटर आपकी असेट है या लायबिलिटी। तो डेबिट में जो एंट्री आती है वो डेटर्स को बढ़ाती है, क्रेडिट में जो एंट्री आती है वो डेटर्स को। यदि डेटर्स से पेमेंट आ जाएगा, सेल्स रिटर्न आ जाएगी, बीआर आ जाएगा, असेट आ गई, बीपी आ गया, बेड डेट हो गया, डिस्काउंट दे दिया, तो इससे डेटर कम होते हैं। वो क्रेडिट की एंट्रियाँ होती है सारी। और डेबिट में उधार माल बेचा, बीआर या ये सब डिसोनर हो गए, बैंक चार्जेस लिया है, चार्जेस लिया, ब्याज लिया, इससे बढ़ते हैं। डेटर्स को बढ़ाने वाली एंट्री डेबिट में, घटाने वाली क्रेडिट में। तो यहाँ तो उल्टा होगा ना मामला। अब संडे क्रेडिटर जिससे बढ़ेंगे, संडे क्रेडिटर जिस ट्रांजैक्शन से बढ़ेंगे वो क्रेडिट में, और जिससे घटेंगे वो। आप संडे क्रेडिटर से उधार माल खरीदते हो तो उससे क्रेडिटर बढ़ेंगे, वाजिब बात है, लायबिलिटी बढ़ेगी। और यदि खरीदा हुआ माल वापस लौटा दिया तो कम हो जाएंगे, और हमने पेमेंट कर दिया तो कम हो जाएंगे। संडे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, टू बीपी, बिल्स पेबल। और अब यदि थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सोचो तो संडे क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं जी। कैश भी दे सकते हो, चेक भी दे सकते हो, आरटीजीएस, नेफ्ट, डीडी सब आप बैंक में सब आ गए, और बीपी इशू कर सकते हो, बीआर भी तो एंडोर्स कर सकते हो। यदि संडे क्रेडिटर को बीआर एंडोर्स करोगे, क्या एंट्री करोगे? अरे क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू बीआर, बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में एंडोर्स्ड। अब जरा संभल के जवाब देना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पीछे। क्रेडिटर को आपने बीआर एंडोर्स किया तो एंट्री करिए क्रेडिटर टू बीआर, और अब एंडोर्स किया हुआ बीआर डिसोनर हो गया तो बीआर टू, और वो बीआर डेटर को दिया तो डेटर टू। तो क्या हमने उस समय नेट एंट्री नहीं करी थी? और वो नेट एंट्री या डेटर अकाउंट में आपने एंट्री पोस्टिंग नहीं करी थी। अब डेटर अकाउंट में एंट्री देखना, डेबिट साइड में ये पड़ी। अब ये एंट्री बनाओ, क्या एंट्री बनी?
डेटर टू क्रेडिटर, ब्रैकेट में क्या लिखा था, एंडोर्स बी आर डिसोनर, तो अब इसके लेजर पोस्टिंग उधर क्या जाएगी अब, तो अब बी आर की जगह बाई डेटर्स, बाई सन्डी डेटर्स, इससे डेटर भी बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, ब्रैकेट में एंडोर्स बी आर डिसोनर। हो गया, एंडोर्स बी आर डिसोनर, डन। अब एक बात, आपने डेटर्स को चेक इशू किया, क्या एंट्री करी, डेटर्स को चेक देने की, सॉरी क्रेडिटर को चेक देने की, क्या एंट्री करी थी ये, क्रेडिटर टू बैंक, और मेच्योरिटी डेट पे वो जो क्रेडिटर ने बैंक में चेक लगाया आगे की डेट का था, उस समय हमारे बैंक में बैलेंस नहीं था, डिसोनर होने की एंट्री बाई बैंक। ब्रैकेट में चेक डिसोनर, और इस चेक डिसोनर पे क्रेडिटर ने हमसे चार्जेस ले लिए। सामने वाला कहेगा भाई साहब आपके कारण मैं क्यों भुगतूं, मेरे बैंक चार्जेस में तो आपके खाते में डालूंगा, उसने हमारे को बैंक चार्जेस ले लिए, तो बैंक चार्ज हमारे लिए तो खर्चा हुआ ना, बाई बैंक चार्जेस। हो गया, बोलो। और ये जो आपने क्रेडिटर्स को बीपी दिया था, ये जो क्रेडिटर को बीपी दिया था, ये बीपी डिसोनर हो जाए तो बीपी देने की क्या एंट्री करी थी ना, क्रेडिटर टू बीपी, और वापस आएगा तो बीपी टू क्रेडिटर्स बाई बिल्स पेबल अकाउंट, ब्रैकेट में बीपी डिसोनर। हो गया, और इस बीपी के डिसोनर होने पे सामने वाले ने हमसे चार्जेस ले लिए नोटिंग की, वो तो हम ही देने पड़ेंगे, यदि बीपी हमारा डिसोनर हम नहीं किया है, हम गलती में, बाई नोटिंग चार्जेस, एक्सपेंस है हमारा। हो गया, अब इसकी बची हुई एंट्री आपको कल और लिखा देंगे, हाल फिलहाल तो इसको तो करो, आगे टाइम लगेगा।